हेलो एवरीबॉडी, नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर क्लास ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। ये मेडिवल हिस्ट्री मेरा फेवरेट पार्ट है हिस्ट्री के अंदर। मेडिवल हिस्ट्री, देन एंशिएंट हिस्ट्री, देन मॉडर्न। ये मेरा फेवरेट के हिसाब से रैंकिंग चलती है। मुझे बहुत मजा आता है मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाने में। मुझे एक्चुअली हिस्ट्री पढ़ाने में मजा आता है क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाता नहीं हूँ, हिस्ट्री जीता हूँ और आपको भी कोशिश करता हूँ उस पीरियड में ले जाने की। तो आज हम मेडिवल हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करेंगे जहां पे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इस्लाम और इस्लाम के बाद जो भी बड़े चेंजेस आए हैं, चाहे तुर्क्स का इन्वेजन हो, गौरी गजनी, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, पूरी कहानी आज हम कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली। कान, आंख और दिमाग खोल के एकदम क्लास को ध्यान से देखना। कॉपी और पेन एकदम बंद होना चाहिए, दिमाग और कान और आंख ही खुली होनी चाहिए। बस ये आप जानते हो, कहानियां सुननी है। कहानियां जोड़ के हमें पूरे इवेंट्स को जोड़ के पूरी हिस्ट्री याद हो जाती है, जैसे मैं आपको समझाता चल रहा हूं। इस्लाम के फॉर्मेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एम्पायर हमारा रह गया है, उसको हम समझेंगे। इसका नाम है चोला किंगडम या चोला एम्पायर। चोला एम्पायर का जो पीरियड है वो 850 एडी से 1279 एडी का पीरियड है। चोला एम्पायर की जो फॉर्मेशन की थी वो विजयनलया चोला, एक इनके फाउंडर थे जिनका नाम था विजयनलया। इन्होंने 850 में चोला एम्पायर बना लिया था। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे इनके रूलर्स आते गए जो इतने कोई स्ट्रांग नहीं थे, जैसे आदित्य वन, परंटका वन। ये लोग कोई फेमस नहीं है, ना इन्होंने कुछ खास किया है, तो इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। छोटे छोटे रूलर्स हैं। मेन जो है वो विजयनलया चोला है। इन्होंने 850 एडी में ये एम्पायर फाउंड किया था। एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि चोला एम्पायर पे भी कृष्णा थ्री ने अटैक करके चोला एम्पायर के किंगडम को भी बर्बाद किया है। कृष्णा थ्री जो राष्ट्रकूटास का आपको मैंने बताया है एक रूलर था, उसने काफी जगह अटैक किया है। इसी कृष्णा थ्री वाले बंदे ने, इसी कृष्णा थ्री ने गुजारा प्रतिहारा वाला रीजन भी डिस्ट्रॉय किया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको कहानी बताई थी कृष्णा थ्री, इंदिरा थ्री। गुजारा प्रतिहारा, गुजारा क्या होता था उसके अंदर? गुजरात और राजस्थान। ये गुजरात और राजस्थान वाला एरिया पूरा ऑक्यूपाई किया हुआ था प्रतिहाराज ने। प्रतिहाराज जब रूल करते थे तो उस टाइम पे इस रीजन से, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से कोई भी आदमी इन्होंने एंट्री नहीं करने दिया। कोई भी तुर्क हो चाहे कोई भी हो, इन्होंने एंट्री नहीं करने दिया है। ध्यान रखना, यहां पे मैंने ये बनाया हुआ है गजनवी एम्पायर। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जितने भी ये तुर्क वगैरह के लोग थे, ये लोग कभी एंट्री नहीं कर पाए क्योंकि प्रतिहारास वहां पे आने नहीं देते थे, हरा देते थे। मैंने आपको समझाया था, जुनैद हारा था। जुनैद पता है ना, आपका दोस्त था जो इधर से आ रहा था, नॉर्थ वेस्ट से, समझाया हुआ मैंने सारी चीजें। तो ये लोग कभी आने नहीं देते थे। बट राष्ट्रकूटास ने जब प्रतिहारास को बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो प्रतिहारास टूट गए। और मैंने आपको भविष्य से बताया है, आपने शुरुआत से देखा है कि जब भी कोई एम्पायर वीक पड़ रहा होता है, जब भी कोई राजा वीक पड़ रहा होता है, तो उसके रीजन में जो छोटे छोटे फ्यूडेटरीज होते हैं, जो छोटे छोटे ऐसे मान लो जमींदार होते हैं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके अपने एरिया में कंट्रोल जमाने लग जाते हैं, अपने एरिया में कंट्रोल जमाने लग जाते हैं। तो प्रतिहारास के टाइम पे जो फ्यूडेटरीज थे, जो जमींदार थे, वो सारे के सारे राजपूत बनते हैं। वो सारे के सारे राजपूत थे। इसका मतलब राजपूत बेसिकली फ्यूडेटरीज थे जो कि प्रतिहारास के पीरियड में प्रेजेंट थे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जब प्रतिहारास वीक पड़ गए, जब डिस्ट्रॉय कर दिया, राष्ट्रकूटास का सिंपल फंडा था, एरिया कब्जाते नहीं थे। मैंने आपको बताया, राष्ट्रकूटास जाते थे, अटैक करते थे, बर्बाद करते थे, लूट के वापस आ जाते थे। सिंपल फंडा था उनका। तो राष्ट्रकूटास ने जब बर्बाद कर दिया गुजारा प्रतिहारास को, तो ये छोटे छोटे यहाँ पे चौहान, तोमर, गहेड़वाल, ये छोटे छोटे अलग अलग जगह से राजपूत ने अपने अपने कंट्रोल एरियाज में जमा लिए, जो फ्यूडेटरीज हुआ करते थे इनके टाइम पीरियड के। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि सर राष्ट्रकूटास अगर इतना ज्यादा वॉरियर टाइप थे, लोगों को बर्बाद करते थे, तो चोला एम्पायर 850 एडी में बन कैसे गया? चोला एम्पायर बना कैसे लिया विजयनलया चोला ने? राष्ट्रकूटास के होते होते उसका रीजन था। जब ये एम्पायर, चोला एम्पायर बनाया जा रहा था ना, तो उस टाइम पे राष्ट्रकूटास का जो रूलर था ना, वो अमोघवर्ष था। अब अमोघवर्ष के बारे में मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी थी, अगर आपको याद हो। ये बंदा लड़ाई वड़ाई ज्यादा करना नहीं चाहता था। ये बुक प्रेमी था, किताबें लिखता था, पोएट्री, इन सब चीजों से ज्यादा इसको लगाव था। ये लड़ाई वड़ाई में बिलीव नहीं करता था, प्यार में बिलीव करता था ये आदमी। तो इसीलिए जब विजयनलया चोला ने ये किंगडम बनाया, तो ये को फर्क नहीं पड़ा इसको ज्यादा, वो इसको ये लूट लाट पे ज्यादा बिलीव नहीं करता था। तो इसका मतलब यहाँ पे इसीलिए, क्योंकि राष्ट्रकूटास का रूलर उस समय अमोघवर्ष था, इसीलिए चोला किंगडम स्टैब्लिश हो गया, वरना हो नहीं पाता। क्योंकि राष्ट्रकूटास बहुत पावरफुल थे, मैंने आपको बताया था। चाहे पालाज हो, चाहे गुजारा प्रतिहारास हो, चाहे राष्ट्रकूटास हो, तीनों में से राष्ट्रकूटास वर द बेसिकली पावरफुल वन। मैंने आपको समझाया था। आगे चलते हैं, चोलास के और रूलर्स की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैं आपको बताता हूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सिलेबस के अंदर हमारे रूलर्स हैं और जिनमें क्वेश्चन आ सकते हैं, 1% भी क्वेश्चन आ सकता है, विल कवर ऑल दोस। राजा वन, ये चोला एम्पायर पूरा साउथ इंडियन एम्पायर है। जनरली ये साउथ इंडिया में अपने आप को इसने कंट्रोल रखा है, बट नॉर्थ तक भी इनके एक आध रूलर है जो नॉर्थ तक आगे गए हैं, अभी हम देखेंगे, ठीक है। राजा वन का जो टाइम पीरियड है वो 985 से 1014
985 से 1014 एडी का टाइम पीरियड है। एडी सीई सब बता चुका हूं मैं आपको क्या होता है। राजा राजा वन वो रूलर थे जिन्होंने चोला एम्पायर को राष्ट्रकूटास के कृष्णा 3 के थ्रू डिफीट होने के बाद दोबारा रिवाइव किया। एक चीज ध्यान रखना, चोला एम्पायर के ऊपर कृष्णा 3 ने अटैक किया था, मैंने आपको बताया, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद दोबारा से रिवाइव किया, राजा वन ने दोबारा से एम्पायर को एस्टेब्लिश किया, दोबारा से एम्पायर को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। इनके गुरु थे, क्वेश्चन आ चुका है, करुवर थेवर, ये इनके गुरु का नाम है, साउथ इंडियन है सारे। करुवर थेवर इनके गुरु का नाम है, इनका नाम है राजा वन के गुरु करुवर थेवर है, ध्यान रखना है। इनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था, इन्होंने दोनों कोस्ट कैप्चर कर लिए थे। दोनों कोस्ट मतलब साउथ इंडिया में अपने दो कोस्ट है, एक ये वाला कोस्ट है आपका जिसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, और ये वाला कोस्ट है जिसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। केरला वाला जो कोस्ट है ये मालाबार कोस्ट है, और ये बे ऑफ बंगाल वाला इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। इन्होंने ये पूरा का पूरा कोस्ट कैप्चर कर रखा था, ये इतना पावरफुल बन गए थे, इतना इन्फ्लुएंस इनका बन गया था। चोला एम्पायर को दोबारा से एस्टेब्लिश करने वाले हैं राजा वन, ध्यान रखना। एक और इनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने एक टेंपल बनवाया था, राजा राजेश्वर टेंपल, जिसको हम बृहदेश्वर टेंपल भी बोलते हैं। तांजोर में है ये टेंपल, तो ये इन्होंने बनवाया था, इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था राजा राजेश्वर या फिर बृहदेश्वर टेंपल। ये नेवी इनकी बहुत स्ट्रांग थी, बोट से काफी अच्छा अटैक कर लेते थे, इनके नेवी काफी स्ट्रांग था, इसलिए इन्होंने काफी अपना इन्फ्लुएंस कोस्टल एरिया से बना रखा था, क्योंकि नेवी से अटैक करके किसी को भी हरा देते थे। नेवी मतलब ऐसा नहीं था कि उसमें शिप हो शानदार, उनका वार शिप हो बढ़िया, लेकिन वो बोट ही उनकी थी शानदार होती थी कि वो शिप से कम नहीं होती थी। तो इनकी नेवी काफी स्ट्रांग थी, इतनी स्ट्रांग थी कि इन्होंने श्रीलंका में अटैक कर दिया था, श्रीलंका को इन्वेड कर दिया था, लूट मचा दी थी श्रीलंका के अंदर, इतना इनके पास पावर थी। और यहां तक कि मालदीव में भी इन्होंने अटैक किया था, इतना ज्यादा नेवी पे कंट्रोल था इनका। तो राजा वन वाज एक्चुअली वन ऑफ द फेमस रूलर फ्रॉम साउथ इंडिया। ही बिलोंग्स टू चोला एम्पायर और चोला डायनेस्टी। इन्होंने काफी एक्सपेंशन किए हैं, काफी ज्यादा एम्पायर को कोस्टल एरियाज में अपना स्ट्रांग बनाया है। तो इनको लोग रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये नेवी इनकी बहुत स्ट्रांग थी, इनके लेवल की नेवी किसी के पास नहीं थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो है राजेंद्र वन। देख रहा हो बॉडी वे प्रोटीन, राजेंद्र वन 1014 एडी से 1044 एडी। ये जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और खतरनाक टाइप के रूलर है, ऐसे मान लो। इन्होंने साउथ इंडियन के रूलर होते हुए भी नॉर्थ इंडिया तक अपनी पहचान बनाई है, नॉर्थ इंडिया तक इन्होंने अपने आर्मी पहुंचा दी, इतना पावरफुल। आप देखो, इन्होंने नॉर्थ तक अपने आप को पहुंचाया और उड़ीसा और बंगाल तक पहुंच गए, उड़ीसा और बंगाल तक पहुंच गए साउथ इंडिया से। देख रहे हो आप, इन्होंने रिवर गंगा क्रॉस कर दी। राजेंद्र वन ने रिवर गंगा नॉर्थ इंडिया में इतने ऊपर तक पहुंच गए कि वो भी क्रॉस कर दिया, वहां के किंगडम जितने भी थे उनको टेंशन दे दी। इसीलिए जब इन्होंने रिवर गंगा क्रॉस करी तो इन्होंने टाइटल लिया गंगा कोंड चोला। गंगा कोंड चोला इन्होंने ये टाइटल लिया था जब गंगा क्रॉस कर दी थी। ध्यान रखना, राजेंद्र वन ने गंगा क्रॉस करी थी, वो चोला रूलर। इन्होंने गंगा क्रॉस करने के बाद गंगा कोंड चोला अपना टाइटल लिया था। और इन्होंने एक स्टैब्लिश की थी सिटी, एक कैपिटल सिटी नहीं बनाई थी, अपनी कैपिटल नया बनाया था, जिस जगह का नाम था गंगा कोंडा चोलापुरम। ये भी तांजौर के पास में इन्होंने बनाया था, गंगा कोंडा चोलापुरम, तांजौर के पास में इन्होंने अपना कैपिटल सिटी बनाया था। गंगा क्रॉस करने के बाद ही काफी फेमस हो गए थे कि भाई एक साउथ इंडियन किंग इतना खतरनाक हो गया, भाई साहब पूरा ऊपर तक पहुंच गया, एकदम गजब ही करके रख दिया। तो यहाँ पे इनका काफी ज्यादा अचीवमेंट है, वो आप इनकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स देख के पहचान सकते हो। ठीक है, लास्ट रूलर जो है इनके, जो आपको ध्यान रखने हैं, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो राजेंद्र थ्री। राजेंद्र थ्री वाज द लास्ट चोला रूलर। इनका टाइम पीरियड था 1246 से 1279 एडी तक का, ये इनका टाइम पीरियड था। तो ये चोलास के अंदर आपको इन तीन लोगों का नाम ध्यान रखना है। मेनली विजयनगला चोला जो फाउंडर थे, बेसिकली उन्होंने इसलिए बना लिया था क्योंकि अमोघवर्ष जिस समय राष्ट्रकूटास का रूलर था, उसने कोई अटैक करने की पॉलिसी रखी नहीं थी। उसके बाद मैंने आपको बताया राजा वन, बृहदेश्वर टेंपल, राजा राजेश्वर टेंपल वो उन्होंने बनाया था। उसके बाद राजेंद्र वन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, गंगा कोंडा चोला इनका टाइटल है। इन्होंने गंगा कोंडा चोलापुरम सिटी बनाई थी, जो कैपिटल बना दिया था तांजौर के पास, और ये नॉर्थ तक पहुंच गए थे, इसलिए इनका नाम गंगा कोंडा चोला इन्होंने टाइटल लिया है। गंगा क्रॉस कर दी थी, और गंगा नॉर्थ में बहती है, साउथ में नहीं बहती है। अगर हम चोलापुरम के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, चोला के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ए लिखना भूल गया, लिख देते हैं। अगर हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इनके जो प्रोविंसेस होते थे उसे मंडल बोले करते थे। मंडल नाम था प्रोविंसेस का, शुरुआत से देख रहे हो आप। मंडल्स, मंडल को दो टाइप में डिवाइड किया जाता था, एक होता था वलानाडु और दूसरा होता था नाडु। वलानाडु का मतलब होता था कमिश्नरी होती है ना कि भाई यहां से रूल किया जाएगा, यहां से कंट्रोल किया जाएगा, और नाडु का मतलब होता था डिस्ट्रिक्ट। वलानाडु और नाडु, अब अगर आपको ध्यान हो तो तमिल डिस्ट्रिक्ट, ये नाडु यहीं से निकल के आया है चोला एम्पायर से। चोला एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक था वलानाडु और दूसरा था नाडु। वलानाडु कमिश्नरी होती थी जहां से वो कंट्रोल करते थे, नाडु डिस्ट्रिक्ट या सिटी को बोलते थे। तो तमिल जहां पे तमिलियन रहते थे उनकी डिस्ट्रिक्ट को तमिलनाडु बोला जाता है इसीलिए। तो नाडु बेसिकली चोला एम्पायर से
अपना बेस निकलता है। एक और इंपॉर्टेंट चीजें हैं चोला एम्पायर की जो आपको ध्यान रखनी है। नटराज का जो शिवा का स्टैचू है ना, वो डांसिंग करता हुआ, नटराज का शिवा का जो स्टैचू है, ब्रॉन्ज स्टैचू, वो भी इमेज जो है वो चोला एम्पायर को ही बिलोंग करती है। चोला एम्पायर से ही वो इमेज बनी है या चोला एम्पायर की ही कंट्रीब्यूशन है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। नटराज जो शिव जी की वो डांस करते हुए जो आपका इमेज आती वो वाली नटराज वाली आप सब जानते होंगे, वो भी चोला पीरियड को ही बिलोंग करती है। तो चोलास वर एक्चुअली द इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ साउथ इंडिया अंडर मिडिवल हिस्ट्री। आप जानते हो, आपने एंशिएंट हिस्ट्री के रूलर्स अलग देखे, मैंने आपको समझाए थे, और ये है आपके मेडिवल हिस्ट्री के रूलर्स, साउथ इंडियन रूलर्स जो है चोला एम्पायर। राजेंद्र वन वाज एक्चुअली द मोस्ट फियर्स वन, जिन्होंने काफी हद तक अपने आप को एक्सपेंड किया है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इस्लाम का फॉर्मेशन। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये पढ़े बिना आप ये चीज समझ नहीं पाओगे जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। इस्लाम का जो फॉर्मेशन किया गया था वो प्रॉफिट मोहम्मद ने 600 एडी के आसपास में इस्लाम का फॉर्मेशन किया था, इस्लाम धर्म का फॉर्मेशन किया था, लोगों को फॉलो करने के लिए वहां पे डिसाइड किया था काफी लोगों ने। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो इस्लाम फॉर्मेशन किया वो 600 एडी के अराउंड किया। उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी 632 एडी, मतलब 32 साल के अंदर ही इनकी डेथ हो गई थी इस्लाम फॉर्म करने के बाद। जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनके जो सक्सेसर्स होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। इनके सक्सेसर्स दो आते हैं, दो लोग सक्सेसर बन के आते हैं। एक होते हैं अबू बकर और दूसरे होते हैं अली बिन। अबू बकर और अली बिन, अबू बकर जो थे वो मोहम्मद के काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, प्रॉफिट मोहम्मद के काफी अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, ऐसे मानो। वो थे अबू बकर जो इनके जाने के बाद इस्लाम में अपना हक मानते थे। उसके बाद दूसरे थे अली बिन इनके सन इन लॉ थे, सन इन लॉ ऑफ मोहम्मद, ये इनके सन इन लॉ थे और ये भी अपना हक मानते थे। तो ये दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गए, अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड हो गए। अबू बकर जो थे, इनका जो सेक्टर है उसको बोला जाता है सुन्नी मुस्लिम वहां से आते हैं, और जो अली बिन का सेक्टर है उनको बोला जाता है शिया मुस्लिम। ध्यान रखना, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वर्ल्ड के अंदर वो सुन्नी मुस्लिम्स की है, इंडिया के अंदर भी मैक्सिमम पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिम्स की है। तो बेसिकली क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना सब कुछ नहीं है, बट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, बेसिक यू शुड नो। ठीक है, तो इस्लाम का फॉर्मेशन 600 एडी के पीरियड में होता है। 632 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है। उसके बाद दो पार्ट्स में उनका डिवीजन होता है। एक होता है भाई अबू बकर जो उनके फ्रेंड थे, वो बोलते हैं कि भाई सुन्नी मुस्लिम का सेक्टर बनेगा। एक होते हैं अली बिन जो उनके सन इन लॉ थे, वो बोलते हैं शिया मुस्लिम का सेक्टर बनेगा। शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम की पॉपुलेशन अगर कंपेयर की जाए तो सुन्नी मुस्लिम की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। ये हो गई भाई इस्लाम की बात। अब बात करते हैं तुर्क की। ये टर्क के जो लोग थे, एक्चुअल में ये टर्क जो थे, जो आपने आगे चल के देखोगे, आप गौरी गजनी ये देखोगे, ये जो टर्क थे ये लोग क्या थे एक्चुअल में, ये पहले महल जो होते थे ना, ये नॉर्थ वेस्टर्न जो अफगानिस्तान वाला पार्ट, उधर वाला पार्ट था, वहां पे जो राजा वाजा होते थे उनके गेट कीपर होते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे, गेट में अंदर नहीं घुसने देना, अलाउ नहीं करना किसी को भी। तो गेट कीपर टाइप ये लोग वर्क करते थे, जो टर्क थे। बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब इस्लाम का फॉर्मेशन हो गया तो ये लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। ये गेट कीपर हुआ करते थे, ताकत थी इनके पास, क्योंकि गेट कीपर का मतलब समझ लो ना, किसी को भी अंदर नहीं घुसने देना, उसे लड़ाई करके उसको निकाल देना पेट के पार उसकी तलवार। तो ये जो लोग थे ये ताकतवर तो थे। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को इस्लाम में अडॉप्ट किया, कन्वर्जन किया इन्होंने। बहुत सारे तर्क इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और कन्वर्ट होने के बाद इन्होंने इस चीज की जिम्मेदारी ली कि आज से हमारी जिम्मेदारी है इस्लाम को डिफेंड करने की, प्रोटेक्ट करने की। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, आगे चल के सारी हिस्ट्री इसी से जुड़ी हुई है। इस्लाम को प्रोटेक्ट करने की, डिफेंड करने की और इस्लाम को आगे बढ़ाने की, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो तुर्क जो थे इन्होंने जिम्मेदारी ले ली कि हमारी आज से जिम्मेदारी है, जब से हम इस्लाम में कन्वर्ट हुए, कि अब हम इस्लाम को डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। जो इस्लाम नहीं मानता है उसको हम दुनिया से उड़ा देंगे और इस्लाम को हम काफी हद तक आगे तक बढ़ाएंगे। जितना हम एक्सपेंड कर सकते हैं उतना हम इस पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ाएंगे। ये तुर्क ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। ठीक है, गेट कीपर हुआ करते थे पहले ही। अब बात करते हैं पहला तुर्क, पहला बंदा जिसका नाम है गजनी, महमूद ऑफ गजनी। 998 से 1030 एडी का टाइम पीरियड है। इसको बोला जाता है हीरो ऑफ इस्लाम। महमूद ऑफ गजनी हीरो ऑफ इस्लाम, देखो कैसे पोज दे रहा है, हीरो ऑफ इस्लाम। यहां लिखा है महमूद गजनवी जिसने 17 बार भारत में मचाई लूट, लेकिन नहीं किया कभी राज। लूट के भाग लेता था, सीधा फंडा। यहां पे इसको हीरो ऑफ इस्लाम बोला गया। पहला तुर्क था जिसने इंडिया के अंदर इन्वेट किया, पहला तुर्क था जिसने इंडिया के अंदर इन्वेट किया था। इन्वेट करने का मतलब होता था आएगा, लूट मचाएगा और सामान लेके वापस जाएगा, सीधी सी बात है। फर्स्ट इन्वेडर 17 टाइम्स इसने रेड किया और इसका रेड करने का सिर्फ एक ही पॉइंट होता था। इंडिया के अंदर उस समय टेंपल बहुत सारे अमीर होते थे, टेंपल में गोल्ड बहुत होता था, बहुत पैसा था इंडिया में। इसका सिर्फ एक ही काम होता था कि इंडिया के टेंपल्स जो है उसको डिस्ट्रॉय करना, प्लंडर करना, लूट मचानी है, पैसा वैसा लेके भाग जाना, सीधा सा फंडा है। 17 टाइम्स इसने प्लंडर किया है, इसने अटैक किया है। इसने जब भी सोमनाथ पे अटैक किया, सोमनाथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंपल है गुजरात के अंदर, आप जानते होंगे। 1025 एडी में इसने सोमनाथ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग
सिलेबस से थोड़ा सा हट के 2 मिनट की कहानी बताऊंगा, आजकल बहुत फेमस हो रही है, अभी आपको समझ में आएगा। इसने सोमनाथ में अटैक किया था 1025 एडी के आसपास। 1025 में इसने सोमनाथ को लूट दिया था बहुत बड़ी तरीके से और वापस चला गया था। इसने कुछ किंग थे पाला के, जयपाल और अनंतपाल, इनको भी हराया है। जब इसने यहां पे सोमनाथ में अटैक किया था, सोमनाथ को प्लंडर कर दिया था, उस टाइम पे एक छोटा सा ग्रुप हुआ करता था जिसका एक इंपॉर्टेंट समझ लो प्रिंस हुआ करता था, और उस प्रिंस की डेथ हो जाती है। वो प्रिंस कौन था हमारे सिलेबस में नहीं, वो सब चीजें बस इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो बताना चाह रहा हूं आपको। वो प्रिंस था, उसका नाम था मलाल देव, उसकी डेथ हो जाती है। मलाल देव उसका नाम था। अब क्या होता है, उस मलाल देव का एक भाई होता है जिसका नाम था सोहेल देव। सोहेल देव एक इंपॉर्टेंट आप समझ लो आगे बन के, किंग बन के, रूलर बन के एक्चुअली आगे निकलेगा, वॉरियर बन के, रूलर भी नहीं कह सकते, वॉरियर बन के अभी आगे निकलता है। जब ये महमूद ऑफ गजनी अटैक करता है सोमनाथ पे, तो वो मलाल देव की डेथ हो जाती है। मलाल देव वाज द ब्रदर ऑफ सोहेल देव। सोहेल देव एक छोटा सा ट्राइबल एरिया था, उसमें एक लड़का था, उसके फादर भी थे। तो सोहेल देव और वो लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो लोग जाके और किंग से मिलते हैं, और लोगों से मिलते हैं, राजपूत वगैरह से मिलते हैं कि भाई हमारी हेल्प कर दो, हम सब मिलके, क्योंकि आप भी राजपूत हो, हम भी यहाँ ट्राइबल हैं, हम लोग सब मिलके इनको रोक सकते हैं, ये दोबारा से आएंगे, दोबारा से ऐसी हरकत करेंगे, इसको मार देते हैं अटैक करके। तो वो लोग उनकी बेइज्जती करके भगा देते, तुम क्या छोटे से आदमी आ गए हैं, राजा से बात कर रहे हो, ऐसे करके सोहेल देव को बेइज्जती करके भगा देते हैं। सोहेल देव इतना खतरनाक आदमी बनता है कि उसको एक चीज समझ में आ जाती है कि इन लोगों को परेशान करने के लिए सामने से अटैक नहीं करना पड़ेगा मुझे, इन लोगों को परेशान करने के लिए मुझे छुपना पड़ेगा, छुप के अटैक करके मार के फिर भाग जाऊंगा। उसने इस तरह की गोरिल्ला वॉरफेयर टाइप टेक्निक उस टाइम में अपनाई थी सोहेल देव ने, और उसने इन लोगों की नाक में दम कर दिया था। सोहेल देव ने, कोई बात नहीं करता सोहेल देव की, कोई हिस्ट्री में उसका नाम नहीं देखोगे आप, बट ही वाज अ इंपॉर्टेंट रूलर। सोहेल देव ने काफी लोगों को मारा, इन लोगों को इतना परेशान किया कि ये 150 साल तक इंडिया वापस आने का नाम नहीं लिए। आप अभी नोटिस करोगे, ये जब आया था, ये 1030 के बाद बहुत बड़ा गैप हो गया है, बहुत बड़ा गैप हो गया है। जब गौरी आएगा ना आगे, तो वो 1190s में आएगा, 1190s में आएगा। 150 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। अगर मैं आपको बताऊं 150 ईयर्स, अराउंड 160 ईयर्स, वो 150 साल के पीरियड में ये लोग अंदर नहीं आ पाए, क्योंकि इनको अंदर आते ही वो सोहेल देव उड़ा देता था। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मतलब समझ लो ऐसा वॉरियर, इसके सामने ये लोग भी पसीना छूट गया था इनका भी, बट हिस्ट्री में उसकी बात नहीं होती। इंटरेस्टिंग था एक्स्ट्रा, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इतना गैप क्यों हुआ, मोहम्मद गजनवी और गौरी के बीच में इतना गैप क्यों हुआ, वो लोग आने के बीच में इतना गैप क्यों हुआ, उसके बीच में ज्यादा लोग आ भी नहीं पाए क्योंकि वो आने ही नहीं देता था। ठीक है, ठीक। इससे पहले अगर हम बात करें गजनी से पहले, गजनवी से पहले अगर हम बात करें, इसने तो काफी लूट मचाई है, सोमनाथ को लूटा। अगर हम इससे पहले की बात करें तो इससे पहले प्रतिहारास रूल करते थे उस रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, मैंने आपको बताया, और प्रतिहारास काफी स्ट्रांग हुआ करते थे। उसके रूलर्स मैंने आपको समझाया था, अंदर नहीं घुसने देते थे किसी को। लेकिन जब कृष्णा 3 ने प्रतिहारास को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो वीक हो गए, और उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स थे वो राजपूत में टूट गए। और राजपूत के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो आपस में यूनिटी नहीं थी उनका भाईचारा आपस में नहीं था। आपस में इन द सेंस कि अगर तोमर है तो तोमर जो राजपूत है वो चौहान को नहीं पसंद करते, चौहान जो है वो गढ़वाला को पसंद नहीं करते। आपस में ये लोग एक दूसरे के साथ निगेटिव सोच रखते थे। इसकी वजह से ये लोग के बीच में यूनिटी नहीं थी। इसकी वजह से वो पूरा का पूरा जो किंगडम था वो एक नहीं था, बहुत सारे पार्ट्स में टूट चुका था, जिसकी वजह से वो वीक हो गया था। और जब अटैक हुआ था, गजनी ने अटैक किया, तो वो लोग कुछ कर नहीं पाए क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं थे, वो सब अपना अपना बचाने में लगे थे। इसलिए फिर सोहेल देव ने, मैंने आपको बताया, वो गया था, उसने बात करी राजपूत से, किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया, तो उसने अकेले अपना छोटा सा ट्राइबल आर्मी बना के आदमी, औरतों, ट्रांसजेंडर सबको इकट्ठा किया, जितने भी लोग हुआ करते थे। उस समय ट्रांसजेंडर्स भी काफी होते थे, उन लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद छोटी सी उसने एक आर्मी बनाई और इन लोगों की नाक में दम कर दिया, परेशान कर दिया इसको। गजनवी और इनकी जो जितने भी टर्क्स थे ये लोग आ नहीं पाए। ठीक है, प्रतिहारास में से एक ग्रुप निकले थे, मैंने आपको समझाया था। प्रतिहारास जब कृष्णा 3 डिस्ट्रॉय कर गया तो उसमें से कुछ फ्यूडेटरीज निकले। उसमें जो मेजर फ्यूडेटरीज की अगर हम बात करें तो वो थे गहडवालास ऑफ कन्नौज, कन्नौज के गहडवालास, ये राजपूत है सारे। दूसरा परमास ऑफ मालवा, मालवा के परमास, और चौहान ऑफ अजमेर। ये 3 अलग अलग ग्रुप प्रतिहारास के फ्यूडेटरीज की फॉर्म में बाहर आए और उन्होंने अपना अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया। ध्यान रखना, राजपूत जो हुआ करते थे वो गजनी के बाद आए हैं, इस चीज को ध्यान रखना। गजनी ने बेसिकली अटैक करके प्लंडर किया, उस समय हमें देखने को मिला कि काफी अलग अलग एम्पायर बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना है कि गजनी ने हमारे इंडिया में अटैक करने के बाद एक चीज क्लियर कर दी थी, एक चीज बता दी थी कि भैया इंडिया में अटैक करना बहुत आसान है, नॉर्थ वेस्ट से कोई भी इंडिया में घुस सकता है, क्योंकि इनमें यूनिटी नहीं है। ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं इनमें यूनिटी नहीं है, इनमें आपस में लड़ाई रहती है, तो हम आराम से प्लंडर कर सकते हैं, लूट सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड है ना लूट मचाने का, वो गजनी ने शुरू किया है, ध्यान रखना। राजपूत की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जमीन, फैमिली और रिस्पेक्ट। राजपूत 3 चीजों के लिए अपनी जान दे सकते हैं। एक है जमीन, दे सकते थे, अब तो क्या, एक है फैमिली, एक है रिस्पेक्ट।
आप जानते ही हो, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, राजपूत का नारा है। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें ये राजपूत अपने सर पे लेके घूमते थे। इनको लगता था कि ऐसा इन तीनों पे हम किसी भी तरीके कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर हम और पॉइंट्स की बात करेंगे तो सेंस ऑफ ब्रदरहुड, बट ब्रदरहुड अमंग द सेम पीपल, सेम टाइप ऑफ पीपल। मतलब अगर चौहान है तो चौहान एक दूसरे के बीच में अपने आपस में बहुत अच्छा ब्रदरहुड रखेंगे, लेकिन चौहान परमार के लिए अच्छा नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक, सुपीरियर ओवर अदर्स, चौहान परमार से ऊपर है या परमार घेड़वाला से ऊपर है या घेड़वाला सबसे ऊपर है, आपस में इनका यही चलता रहता था हमेशा से। ठीक है, चैंपियंस ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म को ये अपने कंधे में लेके घूमते थे। आपको ध्यान होगा इसको बोला गया था हीरो ऑफ इस्लाम, राजपूत हीरो ऑफ हिंदुइज्म। तो यहां पे हिंदुइज्म और इस्लाम दो टकराने वाले हैं आगे चल के। अभी तक नहीं टकराव हुआ, अभी तो ये लूट के चला गया, लेकिन अभी टकराव होगा। तो चैंपियंस ऑफ हिंदुइज्म, वार इज अ स्पोर्ट, वार इनके लिए गेम था, लड़ाई ये गेम मानते थे कि यार अगर आज दशहरा है तो आज किसी की जगह जीत के आते हैं। ये एक स्पोर्ट होता है ना, क्रिकेट, वो क्रिकेट था इनके लिए वॉर। राजपूत के लिए लड़ाई एक वॉर थी, एक स्पोर्ट था, इसी लोग इसे डरने लगे थे आगे चल के। ये तो खेलते हैं यार, इनको तो लड़ाई खेलना आता है। तो ये दशहरा आज हो रहा है, इनका ऐसा सिस्टम चलता था कि दशहरे के दिन रावण जलाएंगे और उस दिन किसी एक और जगह का किंगडम जीत के लाएंगे, लड़ाई करके देखेंगे। ये खेल होते थे इनके, स्पोर्ट्स होते थे इनके। ठीक है, इनके पीरियड में जो इनका जो राजपूत का पीरियड जब तक खत्म हुआ था तो उस टाइम पे आते आते जो टेंपल बिल्डिंग नॉर्थ इंडिया की थी वो क्लाइमेक्स पे आ चुकी थी। मतलब नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर बनाने की प्रथाएं थी वो इन लोगों के टाइम पीरियड पे आते आते खत्म हो गई थी। पहले मंदिर बनाने की प्रथा होती थी कि कोई भी राजा होगा मंदिर तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर बनाने की प्रथाएं थी वो इन लोगों के साथ साथ राजपूत के साथ साथ खत्म हो गई थी। ठीक है, आप पॉइंट सिचुएशन समझो। सिचुएशन ऐसी बन रही है कि हीरो का इस्लाम का हीरो है गजनी। इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद ने स्टार्ट किया था 600 एडी में, उसके बाद तर्क ने उसमें अपने आप को कन्वर्जन किया और तर्क का ही एक इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव है महमूद गजनी, जो गजनवी एरिया को रूल करता है। वो प्लंडर करने, लूट मचाने इंडिया की तरफ आया है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इस्लाम का हीरो था गजनी, ये अटैक कर रहा था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से। और इंडिया में अगर हम बात करेंगे हिंदुइज्म के हीरो थे राजपूत। और अब क्लैश तो होगा ही होगा क्योंकि हिंदुइज्म और इस्लाम यहाँ पे टकराएगा आपस के अंदर। ये तो अगर आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट बंदे की, महमूद गौरी। महमूद गौरी की बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं। जो पहला टर्क इन्वेजन था, ध्यान रखना, जो पहला तुर्क इन्वेजन था वो था 1000 एडी में महमूद गजनी का, ध्यान रखना, पहला तर्क इन्वेजन। अगर हम पहला मुस्लिम इन्वेजन की बात करेंगे, प्योरली मुस्लिम इन्वेजन, तर्क तो कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे ना, अगर हम प्योरली मुस्लिम इन्वेजन की बात करेंगे तो वो पहले हो चुका है तर्क इन्वेजन से, उसका है 712 एडी मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में इन्वेड कर चुका है इंडिया के अंदर, ध्यान रखना। मुस्लिम इन्वेजन 712 एडी में हुआ है, तर्क इन्वेजन 1000 एडी में हुआ है। मुस्लिम इन्वेजन जो करने वाला बंदा था वो था मोहम्मद बिन कासिम, ये पहला मुस्लिम था। तर्क एक्चुअल में कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे जिन्होंने बाद में इस्लाम को फैलाने की जिम्मेदारी ली। तो वो 1000 एडी के आसपास इन्वेट करके गए हैं गजनी, 17 बार इन्वेट किया है इसने। ठीक है, तो फर्स्ट इन्वेडर जो मुस्लिम थे वो थे आपके मोहम्मद बिन कासिम। अब बात करते हैं महमूद गौरी की। महमूद गौरी जो था बंदा, ये भी एक ऐसा बंदा था, इसने क्या किया था, इसने गजनी जो एरिया था जहां पे आपका मोहम्मद गजनी रूल करता था, उस एरिया पे अटैक करके 1173 एडी में अपना गौरी एम्पायर स्टैब्लिश किया। इसने वहां पे गजनी पे अटैक किया और अपना एम्पायर 1173 में गजनी में गौरी डायनेस्टी स्टैब्लिश किया। इसकी जो डेथ हुई थी वो 1206 एडी में हुई थी, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया 1173 में इसने गजनवी को, जो गजनवी मतलब मोहम्मद गजनवी की जो रूल चलते थे उसको रिप्लेस करके अफगानिस्तान में अपनी गौरी डायनेस्टी स्टैब्लिश कर ली थी 1173 में। उसके बाद आप ध्यान से देखो 1173 और वहां पे क्या था, 1024, 1025, काफी लंबा टाइम पीरियड है, 150 साल का टाइम पीरियड। इसमें ये लोग इन्वेट ज्यादा कर नहीं पाए, वरना लूट के बर्बाद कर देते इंडिया को, बिकॉज ऑफ द सोहेल देव ओनली। वो सोहेल देव जो था उसने परेशान करके रख दिया था इन लोगों को, बाकी और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था उसको, उसने अपनी छोटी सी आर्मी खुद बना रखी थी। ठीक है, उसके बाद इसने भी सोचा कि मैं भी इन्वेट करता हूं इंडिया। इसने इंडिया में इन्वेट करने की कोशिश करी, बट एक इंडिया का रूलर था गुजरात का भीमटू, इसने इसको हरा दिया। मतलब ये भीमटू से एक बार हार चुका था, माउंट आबू पे इसकी लड़ाई हुई थी। गुजरात का रूलर थे ये भीमटू, इन्होंने इससे गौरी से लड़ाई की और माउंट आबू के आसपास इसको पीट दिया गौरी को, और गौरी को भागना पड़ गया। उसी टाइम पे अगर मैं बात करूं, जिस टाइम पे ये गौरी ने इन्वेट करने की कोशिश करी थी, उस समय जो चौहान थे, चौहान, अब ध्यान रखना, चौहान, नॉट परमार, नॉट मालवास, चौहान जो थे वो चौहान अपना एम्पायर एक्सपेंड कर रहे थे और चौहान बहुत पावरफुल राजपूत रूलर बन के निकल रहे थे। चौहान ने उसी टाइम पे पावर गेन करना शुरू किया और दिल्ली जीत लिया तोमर से अटैक करके। तोमर भी चौहान का ही पार्ट थे, सॉरी तोमर भी राजपूत का ही पार्ट थे, अगर आपको ध्यान हो, प्रतिहारत से ही सब निकले थे। तोमर पे चौहान ने अटैक करके दिल्ली वाला पोर्शन जीत लिया, दिल्ली हरियाणा वो एक ही था उस टाइम पे। इसका मतलब यहाँ पे जो चौहान हैं वो काफी पावरफुल होते चले जा रहे हैं और
गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी अब इंडिया में इन्वेट करना स्टार्ट कर चुका है। वो गजनवी वाली डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर चुका है और घुरीद डायनेस्टी अफगानिस्तान में बना चुका है। अब वो भी इंडिया को प्लंडर करने आ रहा है, लेकिन उसे मिलेगी टक्कर पृथ्वीराज चौहान से। उसे मिलेगी टक्कर एक ऐसे इंसान से जिस इंसान में दिमाग भी है, जिस इंसान में ताकत भी है और जिस इंसान में लड़ने का जोश भी है। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान चौहान डायनेस्टी या चौहान किंगडम के एक प्रिंस, एक राजा के रूप में सामने आए। अब हम थोड़ी सी चौहान की हिस्ट्री पकड़ लेते हैं जिससे हम दोनों स्टोरीज को जोड़ पाए। चौहान मैंने आपको बताया फ्यूडेटरीज थे गुजारा प्रतिहारा में, जिन्होंने गुजारा प्रतिहारा में बहुत सारे बैटल जितवाए। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन से जब अटैक होते थे तो गुजारा प्रतिहारा उसको रोकते थे। और मैंने आपको बताया था नागाभट्ट वन गुजारा प्रतिहारा का रूलर था जिसने अरब इन्वेजन को रोका था, याद होगा आपको। तो नागाभट्ट वन को सपोर्ट किया था इन लोगों ने, चौहान ने, उस समय फ्यूडेटरीज थे, इन लोगों ने सपोर्ट किया था और रोका था वो इन्वेजन, क्योंकि जब तक प्रतिहारास थे तब तक कोई भी अरबी आ नहीं पाया इंडिया के अंदर। 10th सेंचुरी के आसपास गुजारा प्रतिहारा वीक हो गए और ये जो फ्यूडेटरीज थे इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि हाँ हम इस किंग के नीचे काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये किंग हमसे वीक है, ये किंग ही हमसे वीक है, तो हम इसके अंडर में काम नहीं कर सकते। चौहान किंग ऑफ साकंबरी, अगर हम चौहान किंग की बात करें तो पहले किंग थे अजय राज चौहान। अजय राज चौहान ने एक सिटी बनाई अजयमेरू, ध्यान से सुनना। अजय राज चौहान वाज द फर्स्ट किंग ऑफ चौहान किंगडम। अजय राज चौहान ने एक सिटी बनाई अजयमेरू, जिसी को बाद में अजमेर बोला जाता है। अजयमेरू को भी अजमेर बोला जाता है, अजय राज चौहान ने बनाई। अजय राज चौहान के बाद उनके सक्सेसर आते हैं विग्रराज चौहान। विग्रराज चौहान ने ही तोमर से दिल्ली जीती थी। अगर आपको अभी याद हो, मैंने बताया तोमर पे अटैक करके दिल्ली को उस समय दिल्ली का बोला जाता था, दिल्ली का, DHILLIK, दिल्ली का। तोमर से दिल्ली जीतने वाले सेकंड चौहान किंग विग्रराज चौहान थे। इन्होंने तोमर को हरा के अपना एम्पायर दिल्ली तक एक्सटेंड कर दिया था और हरियाणा वगैरह सारा अपना एरिया कब्जा लिया था। इस चीज को ध्यान रखना। चौहान क्योंकि फ्यूडेटरीज थे और चौहान जानते थे कि फ्यूडेटरीज जब किंग वीक होता है तो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते, क्योंकि वो खुद कर चुके थे। तो उनके टाइम पीरियड पे उन्होंने फ्यूडेटरीज वाला सिस्टम ही हटा दिया। कोई जिम्मेदार नहीं, कोई विलेज हेडमैन नहीं, सारा कंट्रोल अपने पास है। तो चौहान के किंगडम के साथ साथ राजपूत एडमिनिस्ट्रेशन में फ्यूडेटरीज जैसी चीज धीरे धीरे हट गई और खत्म हो गई। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। जो आदमी गलती करता है वो दोबारा देख के अगर उस गलती को नहीं सुधारे तो बेवकूफी होती है। अगर चौहान ने जो चीज करी, चौहान जानते थे कि मेरे साथ वो चीज दोबारा हो सकती है क्योंकि पिछले बहुत सालों से हो रही है, तो वो आदमी ही गायब कर दो, ध्यान रखना। तो चौहान ने यहां पे फ्यूडेटरीज का सिस्टम ही हटा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेसर अजय राज चौहान के, बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेसर। विग्रराज चौहान वाज द किंग, वाज इंपॉर्टेंट रूलर, क्योंकि उन्होंने दिल्ली जीती थी तोमर से। लेकिन अजय राज चौहान के एक और सक्सेसर थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान III, जिनको आप जानते हो, पृथ्वीराज चौहान III। पृथ्वीराज चौहान III को बोला जाता है चौहान किंग ऑफ दिल्ली, राय पिथौड़ा। He was also you can say that champion who united Ajmer and Delhi. पृथ्वीराज चौहान सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है चौहान किंगडम के, बहुत ही खतरनाक रूलर, यूनिटी बनाने में काफी ज्यादा शानदार, लोगों को अपने साथ जोड़ने में काफी ज्यादा शानदार। लोग इनसे घबराते थे, डरते थे, चिढ़ते भी थे। जो जितना सक्सेसफुल होता है, जितना आगे बढ़ता है, लोग उससे उतना ज्यादा चिढ़ते हैं। चिढ़ना इंसान की एक फितरत है और जब वो कमजोर होता है तो वो चिढ़ता है। लेकिन सामने वाले को ये लगता है, पता लग जाता है कि अगर कोई चिढ़ रहा है तो इसका मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो पृथ्वीराज चौहान को ये सब चीजें पता थी। अब हम बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान आ चुके हैं चौहान से, अजय राज चौहान, विग्रराज चौहान एंड ऑल्सो पृथ्वीराज चौहान। तो नंबर 3 चौहान आ चुके हैं। उधर गजनी को हरा के गौरी आ चुका है। गौरी भीम टू से भी डिफीट खा चुका है, चिढ़ गया है, दोबारा अटैक करेगा, लेकिन अभी पृथ्वीराज चौहान का सामना करना पड़ेगा उसे। बैटल ऑफ टरेन, बैटल ऑफ टरेन में पृथ्वीराज चौहान और गौरी 2 बार भिड़े हैं। टरेन एक जगह है हरियाणा के आसपास, बोल सकते हो, वहां पे लड़ते थे। बैटल ऑफ टरेन ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ तरावरी, तरावरी भी बोलते हैं इसको, तरावरी। बैटल ऑफ टरेन या बैटल ऑफ तरावरी दोनों बोल सकते हो। ये 2 बैटल हुए थे 1191 1192 में। आप ध्यान रखना 1030 के बाद अब जाके इतना कुछ बड़ा आपको दिख रहा है चेंज। इसका मतलब बीच में क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बीच में होने नहीं दिया, क्योंकि कोई था जो सबको तंग कर रहा था। दैट वाज स्मॉल वॉरियर, यू कैन से दैट, सोहेल। ठीक है, 1191 1192 के पीरियड में 2 बार इनकी लड़ाई हुई है। पहली बार में जीत गए थे पृथ्वीराज, दूसरी बार में हार गए थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान III ऑफ अजमेर और घुरीद का मोहम्मद
गौरी, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है और ये थानेसर हरियाणा के पास जगह है जहां पे लड़ाई हुई है। मैंने आपको बताया था मोहम्मद गजनी था, इसने गजनवी डायनेस्टी बनाई थी, अपनी गजनवी एम्पायर बनाया था, विद कैपिटल गजनी बनाया था, मैंने बताया ये तुर्क था, ठीक है। गौरी ने इन पे अटैक किया और घुरीद एम्पायर अपना एस्टेब्लिश किया और गजनवी एम्पायर को हटा दिया और इसने अपना सिस्टम बना लिया वहां पे कि भैया मैं अब रूल करूंगा पूरा अफगानिस्तान वाला रीजन। उसके बाद इसकी नजर गई इंडिया पे कि ये इंडिया में बढ़िया पैसा है, यहाँ पे लूट मचाते हैं। 1175 के आसपास इसने मुल्तान पाकिस्तान वाला एरिया कैप्चर किया, सिंध कैप्चर किया, गौरी की बात कर रहा हूं। 1175 1191 के आसपास ये आएगा और पिट के जाएगा, पहले भीम 2 से पिटेगा अभी पहले, अभी वो भी बताता हूं। 1175 के आसपास ये मुल्तान पर अटैक किया क्योंकि इंडिया आने के लिए यू हैव टू कैप्चर दीस वेरी एरियाज। मुल्तान कैप्चर किया, सिंध कैप्चर किया और उसके बाद इसने सोचा मैं और आगे जाता हूं, उसके साथ ये और आगे गया और इसने गुजरात में एक जगह थी, क्या कहते हैं इसका नाम है पठान, अभी जगह अनिल वाला पुरानी जगह था, नाम था उसका, अभी अगर हम बात करें उसका नाम है पतन, गुजरात में एक जगह है, वो इसने कैप्चर करी। उसके बाद 1178 में ये और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और उस आगे बढ़ते टाइम मैंने अभी आपको बताया था भीम 2 आगे बढ़ रहा था। 1175 में मुल्तान जीत चुका था, उसके बाद गुजरात में पतन को कब्जा चुका था, एरिया कैप्चर कर चुका था और आगे बढ़ रहा था, माउंट आबू की तरफ बढ़ा। वहां पे एक बैटल होता है जिस बैटल का नाम है बैटल ऑफ कयादरा। बैटल ऑफ कयादरा, कलर चेंज कर लेता हूं, बैटल ऑफ कयादरा होता है। बैटल ऑफ कयादरा में गुजरात का एक रूलर जिसका नाम है भीमदेव सोलंकी 2, भीमदेव सोलंकी 2 से यह हार खाता है और वापस जाना पड़ता है इसको, वापस मुल्तान चला जाता है। ध्यान रखना मुल्तान ये कैप्चर कर चुका है 1175 में। मोहम्मद गौरी मुल्तान कैप्चर करके आगे सिंध कैप्चर करके गुजरात में पतन कैप्चर करके और आगे बढ़ता है। वहां पे इसकी लड़ाई होती है एक रूलर के साथ जिस रूलर का नाम है भीमदेव सोलंकी 2। भीमदेव सोलंकी 2 से ये हार खा के वापस जाता है और वापस जाता है मुल्तान। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, मुल्तान वापस चला जाता है। मुल्तान वापस जाने के बाद 1186 में ये पंजाब को दोबारा अटैक करता है। 1186 में पंजाब को दोबारा अटैक करता है और पंजाब के रूलर खुसरो मलिक को हरा देता है और मलिक अंपायर अपने अंदर जोड़ लेता है। 1186 में पंजाब पे अटैक करता है सिंध के आगे आके और खुसरो मलिक को हराता है। मलिक उस समय रूलर था पंजाब का और वो रूल अपने कंट्रोल में ले आता है। क्या नाम है इसका? गौरी। गौरी उसके बाद वापस लौट जाता है। अब गजनी एक जगह है वहां पे जहां पे वो अपना रूल चलाता है, उसके भाई के साथ कोई दिक्कत होती है और वो वापस लौट जाता है अपने भाई को हेल्प करने के लिए। भाई के साथ कुछ वहां पे पंगे हो जाते हैं, वो अपने भाई को हेल्प करने वापस चला जाता है। मतलब मुल्तान सिंध जीत के उधर भीम 2 से हार के वापस जाता है, फिर दोबारा आता है, पंजाब में अटैक करता है, पंजाब को कंट्रोल करता है। उसके बाद उसके भाई के साथ कोई दिक्कत होती है और वो गजनी भाग जाता है और उसके बाद वो 1191 में फिर से आता है। 1191 में फिर से आता है। 1191 में जब वो आता है तो वो लड़ता है, उसका सामना होता है पृथ्वीराज चौहान और उनकी आर्मी से। ध्यान रखना पृथ्वीराज चौहान ये सब चीजें देख रहे थे कि ये गौरी नाम का आदमी इतना सारे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। पृथ्वीराज चौहान पहले से ही प्रिपेयर होकर रहते हैं, सारे लोगों से, सारे किंग से, सारे राजपूत रूलर से मिलते हैं, उनसे कहते हैं ऐसा है ऐसा है, अगर आज हम इसको नहीं रोकेंगे तो ये हमें डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा, ये सबको बर्बाद कर देगा। तो ये सारे राजपूत रूलर जुट जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, यूनिटी आ जाती है सबकी और ये लोग गौरी का सामना करते हैं। 1191 में खैबर पास से ये दोबारा एंट्री करता है, खैबर पास से दोबारा एंट्री करता है और कैप्चर कर लेता है एक फोर्ट भटिंडा में। भटिंडा में जब फोर्ट कैप्चर करता है तो पृथ्वीराज चौहान सनक जाते हैं कि अब ये बदतमीजी दे रहा है, अब इसको हम महाबदतमीज बन के दिखाएंगे। पृथ्वीराज चौहान अपनी पूरी आर्मी लेके अटैक करते हैं, लड़ाई होती है यहाँ पे, सारे के सारे प्रिंसेस, सारे राजाओं को जोड़ लेते हैं और बहुत तगड़ी लड़ाई होती है यहाँ पे, जिसके वजह से इस गौरी को हार का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखना पृथ्वीराज चौहान की एक पर्टिकुलर आर्मी की जो ब्रांच थी उसको हेड कर रहे थे गोविंद ताई। गोविंद ताई की जो आर्मी थी, पृथ्वीराज चौहान वाज द किंग, गोविंद ताई उस आर्मी को लीड करते हुए गौरी के साथ जाके भिड़ते हैं, गौरी के साथ जाके भिड़ते हैं और दोनों की आपस में पर्सनल बैटल होते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, कभी कभी राजा अगर तैयार हो जाते थे तो आर्मी उधर पीछे खड़ी हो जाती दोनों की और वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अकेले लड़ाई करते थे, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होता था। तो यहां पे इस चीज को ध्यान रखना है, गोविंद ताई और मोहम्मद गौरी के बीच में पर्सनल बैटल होता है तलवारबाजी वाला और गोविंद ताई गौरी की हालत खराब कर देता है, हाथ पैर काट के रख देता है, इतनी बुरी हालत कर देता है कि गौरी टेंशन में आ जाता है, गौरी टेंशन में आ जाता है। और यहां पे अलग अलग स्टोरीज हैं, कुछ लोग कहते हैं गौरी भाग गया था, गौरी को छोड़ दिया गया था, कुछ लोग कहते हैं गौरी को पकड़ के पृथ्वीराज चौहान के सामने लाया गया था, गौरी ने भीख मांगी, माफ कर दो, कभी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा, गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। और ऐसे कि हम लोग अंदर से, इंडियंस के अंदर एक फीलिंग होती है, उन्होंने कहा ठीक है जाओ, माफ किया, सबसे बड़ी गलती पृथ्वीराज चौहान की, माफ कर देना। तो गौरी को यहाँ पे अलग अलग चीजें बोली जाती हैं, कुछ लोग कहते हैं गौरी भाग गया था, उसको छोड़ दिया गया था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उसको पकड़ के ले जाया गया था, फिर उसको माफी दे दी गई थी। तो जो भी दे दिया गया था, मतलब गौरी बेसिकली बच के निकल गया था। बैटल ऑफ टेरिन पहला हार गया था, लेकिन हाराने वाले जो बंदे थे एक्चुअल में गोविंद ताई थे, ही वो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पृथ्वीराज चौहान।
दूसरा, अब जब ये वापस जाता है फर्स्ट बैटल के बाद, तो ये गजनी लौट जाता है और अब ये खिसिया जाता है, चिढ़ जाता है कि मेरी नाक कट गई यार, मेरा हाथ कट गया, पैर कट गया, इट्स फाइन, मेरी नाक कट गई यार, माफी मांगनी पड़ी। अब ये तैयारी करता है, गजब की प्रिपरेशन करता है और अब ये तैयारी के साथ आता है और इंडिया के अंदर एक पर्टिकुलर गहडवाल रूलर जिसका नाम था जयचंद्र, उसको अपने साथ में लाता है। जयचंद्र धोखेबाज निकलता है, पृथ्वीराज चौहान की सारी इंफॉर्मेशन गौरी को देता है। तो गौरी अपनी पूरी तैयारी के साथ आता है और यहां पे पृथ्वीराज चौहान वीक पड़ जाते हैं। क्यों वीक पड़ जाते हैं? क्योंकि अभी जो राजपूत रूलर्स थे वो तैयार नहीं थे, पृथ्वीराज चौहान रेडी नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान ने यूनिटी जैसे पहली बार दिखाई थी, लोगों को जोड़ा था, इस बार जोड़ नहीं पाए थे, बाकी लोगों के साथ आए नहीं थे, सब अपने अपने में बिजी हो गए थे, सब एक दूसरे को, मैंने आपको बताया राजपूत के अंदर एक चीज हो गई थी कि एक दूसरे को लेकर ज्यादा अच्छा ये फील करते नहीं थे, अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते थे। तो यहां पे ये पूरी तैयारी के साथ वापस आता है बैटल ऑफ टरेन नंबर 2 1192। बैटल ऑफ टरेन नंबर 2 1192 में पृथ्वीराज चौहान से दोबारा लड़ाई होती है। अभी गौरी समझ गया था, अब गौरी दिमाग लगाता है, गौरी समझ गया था कि इन चौहान के साथ डायरेक्ट 1-on-1 बैटल में नहीं जीत पाऊंगा, ये पहले ही मुझे इनका बंदा पीट गया एक, ये मिल गया पृथ्वीराज चौहान, तो पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ, तो मैं सामने से नहीं लड़ूंगा। दिमाग लगाता है इस बार और पृथ्वीराज चौहान उस दिमाग को समझ नहीं पाते हैं। ये अपनी आर्मी तैयार करता है, 5 पार्ट में ग्रुप डिवाइड करता है, 5 पार्ट्स के अंदर, और कहता है कि इन 5 पार्ट में से 4 पार्ट जो होंगे वो चारों तरफ से घेर लेंगे, लेकिन पता नहीं चलेगा कि वो चारों पार्ट है, और एक पार्ट जो होगा वो सामने जाएगा। मतलब बेसिकली इन्होंने एक ग्रुप को गौरी ने सामने भेजा लड़ाई करने के लिए, उसके बाद जब सामने से पृथ्वीराज चौहान की आर्मी होती है और बाकी चारों जगह से घेर लिया, वो पता नहीं कि अभी वो लोग वहां खड़े हुए हैं, मतलब 1 2 3 4 लोग ऐसे खड़े कर दिए ग्रुप छुपा के। सामने से एक ग्रुप जाता है, जैसे ही पृथ्वीराज चौहान की आर्मी आती है, कहते हैं बेटा तुम भागो, ये भागना शुरू करते हैं। जैसे ही ये भागना शुरू करते हैं, जो 5th ग्रुप होता है, आर्मी सारी इनके पीछे भागने लग जाती है। जब आर्मी पीछे भागने लग जाती है तो पीछे से सारे के सारे लोग अटैक कर देते हैं, पीछे से सारे के सारे अटैक कर देते हैं जो पहले से घेरा बना के रखे होते हैं। मतलब गौरी चीटिंग करके दिमाग लगा के यहाँ पृथ्वीराज चौहान की आर्मी को हरा देता है। 5 ग्रुप बांटता है, 5 ग्रुप में से एक ग्रुप को सामने से भेज के भगा देता है, तो आर्मी पीछे भागने लग जाती है, बाकी की आर्मी पीछे से अटैक करके उनकी आर्मी को निपटा देती है। यहां पे पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है। और ये सारी टैक्टिक्स, ये सारी चीजें, ये सारे अंदर के राज बताने वाला एक बंदा जिसका नाम है जयचंद्र, ही वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज, ही वॉज द, यू कैन से द राजपूत रूलर। राजपूत कौन सा? गहडवाल राजपूत था, कन्नौज का, जो चीटिंग करता है, जो पृथ्वीराज चौहान को धोखा देता है, डिच करता है, और यहां पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है। सेकंड बैटल ऑफ टरेन में पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ता है। इस पे भी 2 स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी ये कहती है कि पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने कैप्चर करके वहीं पे मार दिया था, फिनिश हो गए थे वो। दूसरी स्टोरी एक और स्टोरी है जो यहाँ पे इस बैटल के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है, वो सेकंड स्टोरी पृथ्वीराज रसो। पृथ्वीराज रसो एक कोर्ट पोएट थे, चंद बरदाई। पृथ्वीराज चौहान के पीरियड में एक चंद बरदाई कोर्ट पोएट हुआ करते थे, उन्होंने पृथ्वीराज रसो एक किताब लिखी। उस किताब में ये सेकंड एक्सप्लेनेशन दी जहां पे पृथ्वीराज चौहान का एंड हुआ। सेकंड एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंड एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि जैसे गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पकड़वा के अपने सामने बुलवा के माफी मंगवाई थी, आंख नीचे करवाई थी, वैसे ही गौरी करना चाहता है अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उनको कैप्चर करके लेके जाता है अपने साथ। पृथ्वीराज चौहान को कोर्ट में खड़ा करता है और कहता है आंख नीचे कर। राजपूत का मैंने आपको बताया था पहले ही, मेरा एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, कहानी से सब जुड़ा होता है। राजपूत का मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था, सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। यहां पृथ्वीराज चौहान को सर झुकाने की बात की जाए, पृथ्वीराज चौहान कहते हैं नहीं झुकाऊंगा। वो बोलते हैं बेटा सर नहीं तो आंख झुका ले, बोले नहीं झुकाऊंगा, बोले पल के झुका ले, नहीं झुकाऊंगा, तो वो आंखों में डाल के आंख फोड़ देता है, कहता अंधा हो जाओ तू भाई। पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी जाती है, ऐसा पृथ्वीराज रसो में चांद बरदाई बोलते हैं। जब आंखें फोड़ दी जाती है तो अब यहां पे एक चांद बरदाई बोलते हैं कि फिर वो उस टाइम पे गौरी के कोर्ट में जाते हैं और गौरी से कहते हैं कि आंखें फोड़ने से क्या होता है, ये बंदा बहुत टैलेंटेड है। चांद बरदाई बोलते हैं गौरी को, ये बंदा बहुत टैलेंटेड है, ये साउंड देख के तीर मार देता है, साउंड सुन के आंखें फोड़ने से कुछ नहीं होगा इसका। तो यहां पे वो गौरी कहता है अच्छा बेवकूफ बनाते हो, साउंड देख के कौन तीर चला लेगा, इतना बड़ा बहुत 30 मार का है। तो वो कहता नहीं बेटा 30 मार का नहीं है, ये 50 मार का, ट्राई तो करके देखो। वो कहता ठीक है भाई, उनको धनुष मार देते। चांद बरदाई बोलते हैं पृथ्वीराज रसो के अंदर की गौरी मानता नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान के अंदर ये एबिलिटी है, और उनको धनुष बाण, उनको तीर दे देता है और साउंड बजाता है, साउंड बजा के पृथ्वीराज चौहान गौरी को मार देता है। यहां पे ये स्टोरी पृथ्वीराज रसो के अंदर एक्सप्लेन की जाती है। पृथ्वीराज रसो के अंदर ये एक्सप्लेन की जाती है कि वहां पे गौरी को इस तरीके से मौत मिलती है पृथ्वीराज चौहान के हाथों, क्योंकि वो साउंड देख के गोली मार देते हैं। गोली क्या मतलब तीर मार देते हैं, गोली तो नहीं थी, मार देते हैं। अगर हम सेकंड बैटल ऑफ टरेन के कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे तो सेकंड बैटल ऑफ टरेन वाज द डिसिसिव बैटल बिकॉज़ इट वाज द मेजर डिजास्टर फॉर राजपूत। राजपूत डिस्ट्रॉय हो गए थे, राजपूत को टेंशन हो गई थी और काफी ज्यादा टेंशन हो गई थी। यहां पे राजपूत काफी डिस्ट्रॉय हो गए थे। 1192 का ये बैटल हारने के बाद 1193 के अंदर गौरी का जनरल था एक कुतुबुद्दीन ऐबक,
नेक्स्ट क्लास में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करूंगा। गौरी का एक जनरल था 1193 में, कुतुबुद्दीन ऐबक। जनरल मतलब आर्मी लेता था, ये स्लेव था एक्चुअली, ऐसे मान लो गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर को कंट्रोल करता है और आगे चल के फिर नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया को भी अपने कंट्रोल में ले आता है। तो यहाँ पे गौरी का जो एम्पायर था वो एक्सपेंड कर गया, वो अंदर चला गया। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को जनरल को अपॉइंट कर दिया, बेटा तू राज कर। और जनरल आगे बढ़ते बढ़ते अजमेर कैप्चर करता है पृथ्वीराज चौहान से, फिर सेंट्रल इंडिया कैप्चर करता है, काफी एरिया कैप्चर कर लेता है। उधर पृथ्वीराज चौहान का जो बेटा था वो रणथंभौर चले जाते हैं और वहां से अपना किंगडम स्टैब्लिश करके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो बहुत छोटा हो जाता है। चौहान किंगडम बहुत बढ़ चुका था। इस गौरी अटैक के बाद वो काफी डिस्ट्रॉय हो गया, सेकंड बैटल ऑफ टरेन के बाद। और गौरी का जो जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक, अब वो एंट्री कर गया सेंट्रल इंडिया की तरफ, अजमेर को कब्जाते हुए। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक और जयचंद्र के बीच में एक लड़ाई होती है। जयचंद्र वही है जिसने धोखा दिया था पृथ्वीराज चौहान को। जयचंद्र को अब चिढ़ मचने लगती है क्योंकि ये लोग अब एंट्री करने लग जाते हैं उसकी तरफ भी, उसके एम्पायर की तरफ भी एंट्री करने लग जाते हैं। और जयचंद्र के साथ अब कुतुबुद्दीन ऐबक का आमना सामना होता है इन 1194। इस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ चंदवार। जयचंद चंदवार, बैटल ऑफ चंदवार के अंदर जयचंद को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ता है। जयचंद पिट जाता है, कहते हैं ना धोखा दोगे तो कर्मा आपके सामने दोबारा आके खड़ा होगा। जयचंद मारा जाता है, अपना पूरा एम्पायर खो देता है और कुतुबुद्दीन ऐबक उसके एम्पायर को भी कब्जा लेता है, कन्नौज वाला पूरा पोर्शन अपने कंट्रोल में लेके आ जाता है। कहा जाता है कि बैटल ऑफ टरेन नंबर 2 और बैटल ऑफ चंदवार 1194, ये दोनों बैटल तर्क एम्पायर इंडिया के अंदर स्टैब्लिश कर देते हैं। स्टैब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया, टर्किश रूल इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हो जाता है क्योंकि अब एम्पायर अंदर तक घुस चुका है, पूरा यूपी तक आ चुका है। उधर दूसरी साइड की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि आगे चल के हमें खिलजी भी पढ़ना है, दूसरी साइड की अगर हम बात करेंगे तो एक और आदमी, इसका नाम है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ये बिहार की तरफ अपनी हरकतें दिखाना शुरू करता है और वहां नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो बनवाई थी मैंने पिछली क्लासेस के अंदर, वो डिस्ट्रॉय करना लग जाता है। और 1202 के अंदर ये पूरा का पूरा जो बंगाल का रीजन है ये कब्जा लेता है, पूरा का पूरा बंगाल का रीजन कब्जा लेता है। इस चीज को ध्यान रखना। बख्तियार खिलजी उधर साइड पे बढ़ रहा है, बिहार, बंगाल ये एरिया कब्जा रहा है। इधर कुतुबुद्दीन ऐबक सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इंडिया के अंदर टर्किश एम्पायर काफी हद तक फैलता चला जा रहा है और मुस्लिम एम्पायर काफी हद तक कंट्रोल लोगों का बनाता चला जा रहा है। इस चीज को समझना। मतलब अब कुछ ऐसी डायनेस्टीज आने वाली है जो सारी इस्लाम से रिलेटेड डायनेस्टीज होंगी। आएगा जो पीरियड है मेडिवल हिस्ट्री का, पूरा इस्लामिक पीरियड है, चाहे वो आपका बाबर हो, चाहे आपका जो भी आप पढ़ने वाले हो आगे चल के। अभी तो बाबर तो काफी आगे जाके आएगा, अभी हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे तो काफी चीजें आपको समझाऊंगा। अब जो एम्पायर यहाँ पे बन रहे हैं वो सारे के सारे मुस्लिम एम्पायर है। बैटल ऑफ चंदवार हार के जयचंद निकल लेता है ऊपर और यहां पे टर्किश एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट होता है। कहा जाता है बैटल ऑफ टरेन नंबर 2 और बैटल ऑफ चंदवार दो ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन बैटल थे जिन्होंने टर्किश एम्पायर को इंडिया के अंदर बेस दे दिया, फाउंडेशन दे दी। कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ हिंदू किंगडम, क्यों हारे हिंदू किंगडम? आप ही बता दो मुझे क्यों हारे। आपने पूरी कहानी सुनी, आपको सब समझ में आ गया। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिटी नहीं थी भाई, यूनिटी नहीं थी। इंडिया था ही नहीं, एक दूसरे को डिच करने के पीछे लगे हुए थे, जिसकी वजह दूसरा फायदा उठाता था। जयचंद धोखा दे रहा है, अपने चक्कर में धोखा दे रहा है। भाई तो अपने चक्कर में क्या धोखा दे रहा है, तो अपने आप को तो बचा नहीं पाओगे आगे चल के, है तो यूनिटी की वजह से जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन, इंडिया के जो मिलिट्री मेथड्स है वो इतने वीक थे, खास मिलिट्री मेथड नहीं थे। इनके मिलिट्री टैक्टिक्स एकदम शानदार होती थी, चीटिंग भी करेंगे तो एकदम शानदार तरीके से करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मिलिट्री टैक्टिक्स बेकार थी और इंडिया की जो हमारे रूलर्स थे उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स एकदम बेकार थी और इनकी जो मिलिट्री टैक्टिक्स थी वो एकदम शानदार थी। और बाकी गौरी ने अपनी प्रिपरेशन एक बार हारने के बाद बहुत शानदार तरीके से करी थी, जो चौहान कर नहीं पाए थे, तैयार नहीं थे। पृथ्वीराज रसों में ऐसा कहा जाता है, पृथ्वीराज रसों में एक्चुअली कहानी थोड़ी डिफरेंट है, उसमें ऐसा भी कहा जाता है पृथ्वीराज रसों में कि पृथ्वीराज चौहान को रात में अटैक करके कब्जा गया था और उनको पकड़ के ले गए थे। ऐसा नहीं कहा जाता है कि गौरी ने दिमाग लगाया था, ऐसा कुछ तो अलग अलग कहानी है। आपको बस अपनी मैं जो पॉइंट अपने रखना चाहता हूं वो रखने के लिए मैंने आपको दोनों कहानी बता दी। पृथ्वीराज रसों इज ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड द स्टोरी जो बुक्स के अंदर होती है इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रीजन, एक तो यूनिटी नहीं थी, दूसरा अपने पास कुछ बढ़िया शानदार मिलिट्री सिस्टम नहीं थे, हाथी वाथी कम हो गए थे, उनके पास हाथी और शानदार चीजें होती थी। समझ में आ गया होगा। तो ये यहां पे इस पॉइंट पे टर्किश रूल एस्टैब्लिश हो चुका है, मुस्लिम रूल इंडिया के अंदर बढ़ चुका है। बख्तियार खिलजी उधर बंगाल और बिहार वाले रीजन में अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है और इधर सेंट्रल इंडिया और अजमेर और राजस्थान वाले रीजन के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक अपने कंट्रोल फैला रहा है। आने वाली क्लास आपकी दिल्ली सल्तनत की क्लास होगी, दिल्ली सल्तनत की क्लास लंबी चलेंगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। मेडिवल हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। मजा आएगा, सारी कहानियां हैं, पूरी की पूरी कहानियां जोड़ के हम पढ़ते रहेंगे। मिलते नेक्स्ट क्लास के अंदर, रिवीजन करते रहो।